नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस के अंदर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं और एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो कि शायद आपको आज तक यूट्यूब पे ना कि आपके कोई गुरु ने, ना कि आपके कोई सीनियर ने, ना कि किसी भी सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर ने वो पॉइंट नहीं बताया होगा। और इस बात का भी मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो थंबनेल है, थंबनेल में जो टाइटल लिखा है कि इन योर प्रैक्टिस डू दोज थिंग्स विच आर डन बाय द एलोपैथ, मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे एक बात का इसका शुरुआत ऐसा करना चाहूंगा, ये ज्यादा बेटर है कि आप एक चीज जानते हैं कि हम में और एलोपैथों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है ना। राइट नाउ एज अ होम्योपैथ वी ऑल आर स्ट्रगलिंग। खैर उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण, ज्यादा से ज्यादा कारण तो हम लोगों के अपने अंदर ही हैं। हम लोगों के अंदर कुछ खोट है, हम लोगों के अंदर कुछ कमी है जिसके कारण हम लोग सफर कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि आप जनरली, मेरे को एक आते हैं बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट, न्यू प्रैक्टिशनर, न्यूली बिल्ट डॉक्टर्स, कि सर ये इन लोगों के अंदर हमारे अंदर एक फर्क है, वो फर्क किस कारण से है, पहली बात। दूसरा, सर इन लोगों के पास जो ग्लैमर दिखता है वो ग्लैमर हम तक कब आएगा, दूसरी बात। और तीसरी बात, सर हम ऐसा क्या कर लें कि इनके और हमारे बीच का फर्क कब खत्म होगा। सर ये बहुत बड़ा सवाल न्यू कमर्स के अंदर रहता है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक्चुअली न्यूली बिल्ड डॉक्टर्स इन राइट नाउ दे आर बहुत, मतलब इन द अगोनी, वो बहुत पीड़ा में है। वो पीड़ा में इसलिए है क्योंकि काम चल नहीं रहा है, प्रैक्टिस प्रॉपर चल नहीं रही है। ये अलग बात है कि ये 90% ये सब होने के पीछे यही लोग हैं जो, मतलब एक सीधी सी बात है, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। आप एक हमेशा एक प्रकृति का एक नेचर का नियम है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर मैं परेशानी में हूं, अगर मैं कोई दिक्कत में हूं, अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं ही रिस्पॉन्सिबल। कोई एलोपैथ आके आपका धंधा थोड़ी खत्म कर रहा है यार, सीधी सी बात। कोई ऐसा थोड़ी कोई एलोपैथ लोग आपका धंधा काटे दे रहे हो, या फिर वो आपका बिल्कुल मारकाट मची हुई है कि आपका क्लाइंट आपके पास आ ही नहीं रहा है। क्योंकि लोग तो इन दिनों बहुत जागरूक हो रहे हैं, उनको पता है एलोपैथी में किसी चीज का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, उनको पता है कि एक परमानेंटली क्योर नहीं होगा, उनको पता है तो टेम्परेरी रिलीफ है, उनको पता है तो पेलिएशन है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ है। फिर क्या कारण है कि हम लोगों का धंधा, खासकर न्यूली बिल्ट डॉक्टर्स का धंधा गड्ढे में जाता जा रहा है। और ये जो इसका सवाल का जवाब है वो सवाल में ही छुपा है। सवाल क्या था कि सर हम क्या करें कि इनके और हमारे बीच का फर्क खत्म हो जाए। और यही इस वीडियो का टाइटल है कि अगर आप ये फर्क खत्म करना चाहते हैं अपने खुद के अंदर और एक एलोपैथ के अंदर, तो प्लीज वो सारी चीजें स्टार्ट कर दीजिए आज से ही अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो एक एलोपैथ करता है। आपको वो सारी चीजें करनी है जो एक एलोपैथ कर रहा है। और अगर आपने ये प्रॉपरली इसको अप्लाई करा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करा, इसका एप्लीकेशन करा, तो आप देखेंगे कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी छवि भी बदल जाएगी और आपका धंधा भी बहुत बढ़ जाए। तो इसलिए इस वीडियो का मैंने शीर्षक रखा कि डू द थिंग्स विच एन एलोपैथ डू। आपको अपनी प्रैक्टिस में वो सारी चीजें करनी है जो एक एलोपैथ करता है। एक एलोपैथ क्या करता है, सीधी सी बात बताइए, एक एलोपैथ क्या करता है। अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। आप लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, ये फर्क मैं बता रहा हूं। मैं एक एक पॉइंट गिनाऊंगा कि एक एलोपैथ क्या करता है और तुम लोग क्या करते हो, मतलब क्या फर्क है तुम लोगों की प्रैक्टिस में और एक एलोपैथ की प्रैक्टिस में। ये दो मैं फर्क को बताकर एक एक पॉइंट आपको गिनाऊंगा कि हाँ आपको ये पॉइंट नहीं करना है, इसके अंदर आपको ये करना है क्योंकि एलोपैथ ऐसा करता है, इस पॉइंट में आपको ये ऐसा नहीं करना है क्योंकि एक एलोपैथ ऐसा नहीं करता है। तो पहला फर्क, एलोपैथ पर्चा देता है ना, एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर पर्चा देता है, आप भी पर्चा दीजिए। सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन आपको ये करना है। छिछोरापन रख के एक एलोपैथ इलाज नहीं करता है। वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, सोचो। आपको आपका पेशेंट फीस भी दे रहा है, आप फीस ले रहे हो, आपके पास से आप दवा भी दे रहे हो, और दवा जो है आप वो अनशंट रेट पे दे रहे हो, ये सब आप कर रहे हो। आप बिल्कुल रिस्क पे नहीं हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन देकर रिस्क में आ रहा हूँ, जबकि एक एलोपैथ तो ज्यादा रिस्क में है। एक एमडी मेडिसिन ठीक ठाक लेवल की प्रैक्टिस करने वाले की एक एवरेज फीस में बता दूं 500 रुपया है। सोचो उसने 500 रुपया ले लिया और उसने पूरा प्रिस्क्रिप्शन टाइप करके उसको दे दिया या लिख करके दे दिया। तो ज्यादा रिस्क में वो है कि आप हो, क्योंकि उसको तो सिर्फ फीस मिली, आपको तो दवा के भी अनशंट पैसे मिले, आपने अपनी फीस भी चार्ज करी, आपने 10 तरह का उस पर चार्जेस करा। तो सबसे पहला चीज जो एलोपैथ करता है वो करना है आपको। और उसमें जो पहला पॉइंट है श्रृंखला में, पहला प्रिस्क्रिप्शन दीजिए अपने पेशेंट को, क्योंकि एक एलोपैथ प्रिस्क्रिप्शन देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पेटेंट मत यूज करिए, ये आपकी प्रैक्टिस का बैठने का सबसे बड़ा कारण है।
क्योंकि पेटेंट आपका नॉलेज, एक एलोपैथ को पेटेंट देता है, देते देखा है आपने? नहीं देता, वो बहुत कम देता है। आप कभी भी देखिएगा एक जेन्युइन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर जो होगा वो सिर्फ आपको जेन्युइन मेडिसिन लिखेगा। उसने एक एंटीबायोटिक लिख दी, एक पेन किलर लिख दी, एक फीवर की मेडिसिन लिख दी, एक एंटासिड लिख, देखा है ना आपने? आप कभी भी किसी एलोपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाकर खड़े होइएगा, आपके एरिया में जो भी सक्सेसफुल है, और वहां पे आप जाके खड़े होंगे, सिर्फ 20 मिनट आप लोगों का प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा, जो एक एमडी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन आता है, और उस प्रिस्क्रिप्शन में देखिएगा वो सिर्फ दवाओं के पत्ते निकालता दिखेगा आपको वहां पे केमिस्ट। वो तुम लोगों जैसा नहीं करेगा, तुम भर भर के पेटेंट दे रहे हो कि तुमने तुमने एक कोई भी सिरप दे दिया किसी भी कंपनी का, न्यू लाइफ या किसी भी कंपनी का, और तुमने एक ड्रॉप भी पकड़ा दी, ड्रॉक्स या फिर आर सीरीज, जो रेगवेग की आर सीरीज होती है, तुमने एक वो भी पकड़ा दी, तुमने एक उसके अंदर बायोकेमिक की शीशी भी 1 आउंस की पकड़ा दी। उसके बाद तुम्हारा जो दिमाग चला, तुमने 1-2 मदर टिंचर पकड़ा दिए। अरे भाई क्या है नाटक? एग्जैक्टली वो चीज करो अगर बचना है प्रैक्टिस के अंदर और भविष्य थोड़ा बहुत चाहते हो कि गर्द में गड्ढे में ना जाए। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एग्जैक्टली वो काम करो जो एक एलोपैथ करता है। पहली चीज क्या थी? प्रिस्क्रिप्शन देना है हमको, और दूसरी चीज जो थी, पेटेंट मत दीजिए। और पेटेंट मत दीजिए से मेरा मतलब है अपनी प्रैक्टिस को सिंपल रखिए। आप जितनी सिंपल प्रैक्टिस रखेंगे, आपके पास पेशेंट का इन्फ्लो उतना ज्यादा आएगा। पेशेंट तुम पे 2 कारण से डाउट करता है। पहला, उसका डाउट तब होता है जब तुम उसको प्रिस्क्रिप्शन देने से साफ मना कर देते हो मुंह पे। उसके दिमाग में एक शक और कीड़ा पैदा होता है कि ये साला जहर तो नहीं खिला देगा मेरे को। दूसरा उसका डाउट होता है जब वो तुम्हारे को मेडिसिन, तुम उसको समझाने बैठते हो, वो घबरा जाता है। तुमने एक इतना बड़ा पूड़ा पकड़ा दिया, काहे का? एक पेटेंट का, कोई भी सायर, अब जैसे जॉइंडिला, फॉन्डिला 50 हर कंपनी बना रही है, ठीक है। उसके अलावा तुमने क्या पकड़ा दिया उसको पकड़ा दिया एक ड्रॉप पीने के लिए 30 ml में, या तो वो रेगवेग का होगा या कोई भी दूसरी कंपनी का होगा। तुमने उसको एक मदर टिंचर पकड़ा दिया, एक बायोकेमिक पकड़ा दी। तो अगर कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन है तुम क्रीमें पकड़ा देते हो। मतलब तुम इतनी ज्यादा उसको, तुम बस ये चाहते हो, तुम ये जानते हो कि ये पेशेंट के बाद मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आने वाला आज की डेट में, तो तुम उसको बकरे की तरह काटने की कोशिश करो। और तुम अपना प्रिस्क्रिप्शन सिंपल नहीं रखते हो। एक एलोपैथ अपना प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सिंपल रखता है। तो प्रिस्क्रिप्शन को सिंपल रखिए, वो करिए जो एक एलोपैथ कर रहा है, वो मत करिए जो हजारों होम्योपैथ कर रहे हैं और सबके सब गड्ढे में जा रहे हैं, सबके सब बैठे हैं, किसी के पास उतना एक्सटेंड तक काम नहीं है और सबके सब परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। पहला, जो एलोपैथ करता है वो करने में पहला प्रिस्क्रिप्शन देना है। दूसरा जो है पॉइंट, प्रिस्क्रिप्शन को सिंपल रखना है, सिंपल मेडिकेशन देना है जैसे एक एलोपैथ देता है। पेटेंट भर भर के मत खिलाइए, ठीक है। तो तीसरी चीज आपको श्रृंखला के अंदर करना है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखिए। आपके अंदर और उसके अंदर एक फर्क क्या रहता है मैं बता रहा हूँ कि एक एलोपैथ जब भी आपका नया केस एलोपैथ के पास जाता है, कोई भी क्रॉनिक केस, सोचिए आप जॉइंट का पेन हो गया या फिर रूमेटिज्म हो गया, वो कोई भी अर्थोपेडिक के पास जाता है, एमएस या एमडी अर्थोपेडिक के पास, वो क्या करता है? पहले इन्वेस्टिगेशन कराता है। मैं एज ए क्लिनिकल होम्योपैथ में बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ इन्वेस्टिगेशन पे। मैं बहुत इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ और मेरे को उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बीइंग होम्योपैथ हमारे पास पेशेंट लास्ट में आता है। जब वो लास्ट में कब आता है? जब वो एलोपैथिक में कई जगह दिखा चुका है, उसके बहुत हजारों रुपए के इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं, उसके बाद उसने आयुर्वेदिक ट्राई करा, कुछ इन्वेस्टिगेशन वहां कराए। तो जब पेशेंट एक होम्योपैथ के पास आता है वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन लेके आता है। और जो तीसरा पॉइंट है कि जो एक एलोपैथ करता है वो आपको जो करना है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को प्रॉपरली इंटरटेन करना चाहिए। भले तुम्हें समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, तुम होम्योपैथी पहले मत पेलना उसके अंदर। एक एमडी मेडिसिन क्या करता है, एक एलोपैथ क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेता है, पेशेंट को बोलता है शांत बैठ, देख रहा हूँ रिपोर्ट। आपको वो रिपोर्टों को इंटरप्रिटेट करना है, क्योंकि उन रिपोर्टों के अंदर आपको अपने क्लिनिकल रूब्रिक मिलेंगे। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो और अगर लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो आप समझ गए हो कि क्लिनिकल रूब्रिक्स को किस तरह से हमको अपने मेन रूब्रिक में बदलना है और उसको हमको अपने रिपर्टराइजेशन और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए यूज कर। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक होम्योपैथ की कमी ये है कि वो ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराना पसंद करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है तो कई बार उसको देखना भी नहीं आता है। उसको ये पता ही नहीं है एलएफटी क्या है, आरएफटी क्या है। उसको ये नहीं पता एसजीओटीपीटी बढ़ने का क्या मायना है। उसको ये नहीं पता है कि एलएफटी में अगर अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ रहा है तो उसका क्या मायना है। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के अंदर मोनोसाइट के बढ़ने का क्या मतलब है और न्यूट्रोफिल के बढ़ने का क्या मतलब। जब उसको इतना बेस नहीं पता, और मैं अच्छे से जानता हूं 70-60% होम्योपैथों को ये बिल्कुल नहीं आता है। ऊपर से अगर एमआरआई की रिपोर्ट आ गई 6-7 लाइन की तो माशाअल्लाह उसके तो दिमाग का परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज लिखते हैं। खासकर ब्रेन का अगर एमआरआई होगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई होगा तो फिर तो समझ
लो खत्म है मामला। वो ना उस रिपोर्ट को प्रॉपरली पढ़ पाएगा ना उसको इंटरप्रिटेट कर पाएगा। तो जो तीसरी कमी तुम लोगों में है कि तुम लोग केस के इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे पास रिपर्टरी है और तुम्हारे पास सिम्टोमेटोलॉजी है, तो तुम गंवारों की तरह सिर्फ रिपर्टराइज करके, गंवारों की तरह टोटलिटी ऑफ सिम्टम को घेर के तुम उस पेशेंट को ठीक कर दोगे, जबकि घंटा सही नहीं होगा। अगर आपकी रिपर्टराइजेशन के अंदर अगर आपने उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करा, जो कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देख के हो सकता है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये 3 पॉइंट होगा, ये 3 गलतियां हैं जो आप करते हो, और वो ये है कि ये 3 चीज एलोपैथ हमेशा करता है पर आप कभी नहीं करते। आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को पेटेंट को दे दे के इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो कि एक दिन आता है आपके चार्जेस से परेशान होके पेशेंट उन पेटेंट के पूड़ों को, खाली पूड़ों को लेके मार्केट में निकल जाता है और वो अलग अलग होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाता है। उसको लगता है डॉक्टर साहब ने तो यही दवा दी थी, अब मैं डॉक्टर साहब को फीस क्यों दूं, मैं ये पेटेंट खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊं। और तीसरी चीज, आप इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान नहीं देते। चौथी चीज, आप लोगों के केस टेकिंग करने के तरीके के अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि जो आपको सो कॉल्ड आपके सीनियर्स, आपके होम्योपैथ जो आपको ओपीडी के अंदर बताया है, जो आपको आपकी ओपीडी के अंदर आपकी इंटर्नशिप के दौरान, या फिर आपने कोई होम्योपैथ को पकड़ के रखा होगा अपने शहर के अंदर इस उम्मीद में कि वो आपको कुछ सिखाएगा, तो आपको वो केस टेकिंग करना ही गलत सिखाता है। आपकी केस टेकिंग में और एक एलोपैथ की केस टेकिंग में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बहुत माइंड करिएगा इसको, माइंड इट बिल्कुल। मैं आई रियली मीन इट कि जो सवाल आप कभी मुझको, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं इस पे कुछ पेशेंट से अनुमति लेके, मैं आपको ये दिखाऊंगा अपने केस टेकिंग का वीडियो बना के, जब मैं पेशेंट से बात करता हूं कि मेरी केस टेकिंग कितनी शॉर्ट होती है, कितनी शॉर्ट होती है। और केस टेकिंग अगर कोई मेरी देखेगा और उसको ये पूछा जाए कि यार ये कौन इंटरोगेट कर रहा है पेशेंट को, ये एक एलोपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक है, तो कोई पहचान नहीं पाएगा। मतलब एग्जैक्टली इंट्रोगेशन आपका इनिशियल ऐसा होना चाहिए जैसा एक एलोपैथ कर। क्या हो रहा है, वो एलोपैथ क्या पूछता है आपको पता है, जाने अनजाने में वो कंप्लीट सिम्टम के बारे में जानकारी लेता है। क्या लोग यही तो पूछेगा, अम्मा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है बाबूजी, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सेंसेशन हो गया, लोकेशन हो गया, सर यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या करने से बढ़ता है, क्या करने से घटता है, मॉडिलिटीज और कुछ कॉन्कोमिटेंट जो पेशेंट खुद बताएगा या फिर हम लोग पूछेंगे। पर आप आज की डेट के अंदर बड़े बड़े डॉक्टरों की केस टेकिंग देखिए, वो लोग पूरा का पूरा पहाड़ सर पे उठा के रखते हैं पेशेंट के सर के ऊपर। उनकी केस टेकिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। कई लोग तो वो बड़े से बहुत मोटी सी क्वेश्चनरी की किताब छपवा के रखते हैं, वो पेशेंट को भरने को दी जाती है। यही चीज आपको एक एलोपैथ से अलग बना देती है। और एक बात बुरा मत मानिएगा, वो फंस गया आपके पास आके, अभी आपके क्लिनिक में बाहर उसने फीस जमा करा दी और अब वो फंस गया आपके इंट्रोगेशन के अंदर। फिर आप चाहे उससे आप मोटी सी केस शीट फिल करवाओ, है ना, मोटे से ऐसे फॉर्म क्वेश्चनरीज होती हैं जो फिल करवाते हैं लोग 8-8, 9-9 पन्ने के, उसके अंदर ऐसे सवाल होते हैं कि पेशेंट को कई बार उनके जवाब पता ही नहीं होते, तो वो अभी तो फंस गया। और खुदा ना खास्ता अगर आप आज जो उससे इंट्रोगेशन कर रहे हो और इतनी मोटी फीस ले रहे हो, क्योंकि ये जो होम्योपैथ है सब कुछ कर रहा है, ये पर्चा नहीं दे रहा है, ये रजिस्ट्रेशन करने के नाम पे पेशेंट से उलझुल चार्जेस ले रहा है, ये जो है बहुत सारे पेटेंट भर भर के एट द एंड ऑफ द डे देने वाला है, जबकि ये बोल रहा है क्लासिकल होम्योपैथी कर रहा है। ये बोल रहा है मेरे पास तो पूरे क्वेश्चनरी का फॉर्म है, ये फॉर्म फिल कराऊंगा पेशेंट से। अरे भाई तू फॉर्म फिल करा है तो पेटेंट क्यों दे रहा है, वो चीज कर रहा है ये। और अल्टीमेटली जो चौथा पॉइंट यही है कि इसकी केस टेकिंग ऐसी है कि अगर खुदा ना खास्ता ये 4 तुमने जुल्म करे हैं पेशेंट के ऊपर, तुमने पर्चा नहीं दिया, तुमने पेटेंट दिए हैं, तुमने इससे मतलब इसके इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल वो थैली भर के इन्वेस्टिगेशन लाया था, तुमने कुछ नहीं देखे, तुमने उसके फॉर्म भरने को पकड़ा दिया और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद तुम उससे कम से कम 1 घंटे की पूछताछ करने वाले और तुम्हारा इंट्रोगेशन का तरीका गलत है। दोस्तों इतने तुमने 4 कुकर्म करे हैं, उसके बाद अगर खुदा खास्ता तुम्हारी दी गई मेडिसिन से इसको फायदा अगर नहीं हुआ तो ये इसके बाद अगली बार से ना तुम्हारे पास आने वाला और तुमको इतनी मोटी लात मार के जाएगा ना जिसकी कोई हद नहीं। तो चौथा पॉइंट ये है, दिस इज द 4th पॉइंट, कि आपका इंट्रोगेशन, आपकी केस टेकिंग एक एलोपैथ की केस टेकिंग से अलग उसको नहीं लगनी चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, नहीं तो वो असहज हो जाएगा। और अगर इतना कुछ करने के बाद तुम 4 गलती ऑलरेडी कर चुके हो, उल्टे क्रम में काउंट कराता हूं, चौथी गलती तुम्हारा केस टेकिंग के तरीके में फॉल्ट है, जिसने तुमको एक एलोपैथ से बिल्कुल अलग बना दिया उसके सामने। ठीक है, तुमने उसको पेटेंट दिया, ठीक है, तुमने उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तुमने उसके इन्वेस्टिगेशन को 2 कौड़ी का भाव नहीं दिया। ठीक है, ये 4 गलतियां हैं आपकी बेसिकली। और 5वीं गलती, आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके सामने ही आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप उससे सिम्टम पूछ रहे हो और आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह आप एंट्री करे जा रहे हो।
क्या किसी एलोपैथ को सॉफ्टवेयर यूज करते देखा है? देखा है आपने एलोपैथ को सॉफ्टवेयर के सामने बैठा हुआ? नहीं देखा होगा। वो कोई लैपटॉप नहीं होता, उसका लैपटॉप बाजू में रखा रहता है, वो बढ़िया अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड लेके बैठता है। वो प्रिस्क्रिप्शन पैड लेके बैठता है, उसके ऊपर वो लिखता है अम्मा जी क्या हो गया, पूरे नोट्स बनाता है, अपना प्रिस्क्रिप्शन उसको देता है अम्मा को, और उसको अम्मा को चलता हुआ कर देता है। और यही दोस्तों 5 पॉइंट हैं। ये 5 वो पॉइंट हैं जो एक होम्योपैथ को एक एलोपैथ से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देते हैं, एकदम अलग बना देते हैं। और इतना अलग बना देते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स जो रहते हैं, जो ये पूरी प्रैक्टिस को अकस्टम्ड नहीं है, और मेरे से कोई ये कमेंट सेक्शन में नहीं बोलना कि भाई 1 घंटे की केस टेकिंग करे बिना कैसे दवा निकलती है। दवा निकलती है 5 मिनट। 5 मिनट में पेशेंट को सिर्फ क्लिनिकली तुमने असेस कर लिया, 5 मिनट में मेडिसिन आ जाएगी तुम्हारे आंखों के सामने। कोई नहीं लगती इतनी केस टेकिंग। ऊपर वाले की नेमत से हमको तो पूरे सवाल भी नहीं सुनने पड़ते हैं, मतलब वो तो सुनने पड़ते हैं, नहीं तो उसको विश्वास नहीं होगा मेरे, उसकी पूरी रोना मेरे को सुनना पड़ता है। पर उसके रोने के अगर वो 20 मिनट मेरे सामने बैठ के रोया है तो शुरू के 5 से 10 मिनट में मेरे को उसके सब कुछ पूरा पता चल जाता, अगला पिछला। और इसका सबूत है कि लाइव पे जो मैं पेशेंट को एक कमेंट के जवाब में जो मेडिसिन बताता हूँ, वो 15 से 20 दिन अगर उसको मैंने मेडिसिन खाने को बोला है तो वो आपस लाइव पे आके कमिट करके जाता है ये चीज कि नहीं सर आपने मेरे को मेडिसिन बताई थी, आई हैड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो दोस्तों बेसिकली ये 5 चीजें आपको करनी है जो एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर करता है। और ये अगर 5 चीजें आपने करी तो आपका जो आभा मंडल के ऊपर एक होम्योपैथ का ठप्पा हटाना है यार। हमको कोई डॉक्टर क्यों नहीं बोलता, मेरी प्रॉब्लम ये, हमको कोई डॉक्टर क्यों नहीं बोलता, हमको होम्योपैथिक डॉक्टर क्यों बोलते हैं लोग। वी आर डॉक्टर्स ना, वी आर जस्ट लाइक एनी अदर डॉक्टर। हम भी ट्रीट करने का काम कर रहे हैं, हम ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। हम हजारों क्रॉनिक डिजीज को जड़ से सही करने की कैपेबिलिटी रखते हैं जो एलोपैथों में नहीं है। हम सस्ते हैं, हम चीपर पड़ते हैं, हम इजीली अप्रोचेबल हैं। तो जब सब कुछ हमारे अंदर इतना अच्छा है तो फिर हमारे ऊपर एक ठप्पा क्यों लगा। ये ठप्पा हटाने का यही तरीका है कि आप वो 5 चीजें कीजिए जो एक एलोपैथ करता है। एक एलोपैथ प्रिस्क्रिप्शन देता है, तुमको भी प्रिस्क्रिप्शन देना है। एक एलोपैथ कभी भी पेटेंट पे प्रैक्टिस नहीं करता, एक एलोपैथ कभी नहीं करता पेटेंट पे प्रैक्टिस, आपको भी नहीं करनी है। एक एलोपैथ हमेशा पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को बहुत तवज्जो देता है क्लिनिकली, आपको भी देना है। चौथी चीज, आपको बकैती वाली जो है ना वो आपको केस टेकिंग नहीं करनी है। आपकी केस टेकिंग जो होगी वो इंटरनली आपके ब्रेन में होगी। आपके पेशेंट को एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर और एक आप होम्योपैथ हो, आपके और उसके बीच में फर्क नहीं लगना चाहिए जिनसे वो आया है आपके पास। और चौथी चीज, सॉफ्टवेयर का आप यूज ना करें। हमने कोई भी एलोपैथ को कभी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकालने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स में और हर मंगलवार को और गुरुवार को रात में 9:30 बजे और रविवार को रात में 9 बजे आप सबसे लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।